हाँ जी, हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर, और जो माइंड मैप शॉर्ट है जो सिर्फ 30 मिनट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें विदाउट वेस्टिंग का टाइम। पहला इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट है कि कितना चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, सभी जानते हो। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, मान लो कोई है इसे सर्किट, रेजिस्टेंस होगा, अभी इस बात नहीं है लेकिन बना देते हैं। फिर है बैटरी और बल्ब भी लगा देते हैं कुछ, यहाँ पर बल्ब भी लगा देते हैं, मतलब जलना चाहिए कुछ। तो और ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर करंट फ्लो, मतलब करंट बेसिकली है कि चार्ज जितना फ्लो होता है पर यूनिट टाइम, ऐसे। या फिर सर्किट में मान लो ये करंट ही फ्लो हो रहा है और करंट हमारा क्या, चार्ज अपॉन टाइम, यानी ये यहाँ पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, यानी कि उस गिवन टाइम पर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो हमारा करंट डिसाइड करता है, मतलब करंट बताता है, वही है करंट। तो ये करंट जो फ्लो होता है वही है हमारा क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, सब जानते हैं। तो रिलेशन ऐसे हो सकता है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, ऐसा भी हो सकता है एन ई अपॉन टी में। क्वेश्चन में जैसे आएगा वैसे हम यूज़ करेंगे। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, और मतलब क्वेश्चन में, और हमें चार्ज पूछा और टाइम दिया है, तो हम क्यू अपॉन टी का यूज़ नहीं करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। रिलेशन याद रखिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस है बेसिकली द यूनिट वर्क डन ऑफ चार्ज बाय ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव, नहीं, यूनिट मतलब कितना वर्क डन होता है जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को एक किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं, यानी किसी इन्फिनिटी से। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज, यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना चार्ज लगता है किसी, मतलब सॉरी, कितना वर्क डन होता है किसी चार्ज को ब्रिंग करने में। ब्रिंगिंग यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, फ्रॉम इन्फिनिटी सॉरी टू अ पॉइंट। मान लो ये है हमारी लक्ष्मण रेखा, मतलब ऐसे लाइन, सॉरी ये लाइन है, यहाँ पर कहीं इन्फिनिटी पर हमारा है चार्ज। तो इस चार्ज को ब्रिंग करने में यहाँ पर किसी पॉइंट पर ये है हमारे पास कितना वर्क डन लगता है, वो है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, मतलब एक ऐसा भी होता है कि एक दूसरे पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट पर लाने में कितना वर्क डन हो रहा है, वो भी है। तो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस, अब जब आप 12th में जाओगे तो इसमें रिलेटेड एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें फॉर्मूला आप देखोगे। तो कई सारी चीज़ें भी देखनी बाकी हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का यूज़ अभी आगे तक आएगा। तो यही डेफिनेशन आ गई, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। क्लियर, ये है पोटेंशियल डिफरेंस। अब देख लेते हैं ओम्स लॉ क्या है, सभी जानते हो ओम्स लॉ। सारा डिटेल्ड आपको डिटेल्ड वीडियो में मिल जाएगा, हम बस ऐसा कवर करवा रहे हैं ताकि आपको फार्मूला रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत ना रहे। क्लियर, तो हम ऐसे शॉर्ट में बता रहे हैं। ओम्स लॉ है बेसिकली कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। ओम्स लॉ बेसिकली कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। यानी कंडक्टर में, मान लो यही कंडक्टर है, तो कंडक्टर में वो डिपेंड करता है उस लेंथ पर, उसकी एरिया पर, और वहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के पोटेंशियल, यानी कि ये जो पोटेंशियल होता है। क्लियर, तो वो वहीं से एक कांस्टेंट हटके, मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटके आर कांस्टेंट आता है। बेसिकली रेजिस्टेंस अभी सब जानते हो कि जो एज अ 10th की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि जो करंट को फ्लो करने में अपोज करता है वही है रेजिस्टेंस। अब बाकी आगे जाओगे तो उसका यूज़ भी होता है रेजिस्टेंस का, तो अभी इतना ही ध्यान दो। तो V इक्वल्स टू आई आर या फिर आर आई, और यहाँ से भी फॉर्मूला करंट का निकलता है I इक्वल्स टू V अपॉन आर।
डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन, और आर भी निकलता है रेजिस्टेंस वी अपॉन आई। ये पावर में भी यूज़ होता है कहीं ना कहीं, सॉरी, क्लियर। तो फिर से इलेक्ट्रिक करंट बताते हैं। इलेक्ट्रिक करंट सबको पता है, चार्ज कितना टाइम पर फ्लो हो रहा है वो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल डिफरेंस किसी चार्ज यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने पर कितना वर्क डन होता है। और रेजिस्टेंस क्या है, चलो ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है इसमें। और बाकी डेफिनेशन वगैरह आप तैयार रखिए, हमको सिर्फ क्या करवाना है, क्वेश्चन करवाना है, ठीक है। रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। रेजिस्टेंस बेसिकली है, रेजिस्टेंस एक है, रेजिस्टेंस हम आप सभी जानते हो कि रेजिस्टेंस है अपोज ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जो फ्लो करता है, अपोज करता है करंट को फ्लो करने पर। तो R इक्वल्स टू है हमारा रो L अपॉन ए। रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले से हमें सबको पता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया के इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्योंकि चार्ज पार्टिकल के बीच में एरिया की वजह से जो लेंथ होता है यानी जो डिस्टेंस होती है वो बढ़ जाती है, जिससे फ्लो ऑफ करंट जो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है वो डिक्रीज हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर रेजिस्टेंस का कम यूज़ होता है, क्लियर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो कोलिजन है वो डिक्रीज करेगा एरिया बढ़ जाने पर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, और आर और रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू है हमारा आर ए अपॉन में एल। ये दोनों फॉर्मूला है, सबको पता है। फैक्टर्स किस पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टिविटी भी एरिया और लेंथ पर डिपेंड करता है। लेंथ बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ाएंगे तो वहाँ पर फ्लो ऑफ करंट ज़्यादा जल्दी से होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, कोलिजन ज़्यादा होगा। एरिया से डिस्टेंस बढ़ जाएगा, यानी उसमें एरिया से क्या होता है कि एरिया हमारा चारों साइड को इंक्रीज़ करता है। हम जब एरिया निकालते हैं तो एरिया बढ़ा देता है पूरे को, तो इस वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम होता है, जिससे रेजिस्टेंस का यूज़ कम होता है। और वहाँ पर जो फोर्स होता है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में, तो वो प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो वो कम हो जाता है एरिया में, इस वजह से। अब टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस एज यू ऑल नो, पैरेलल और कॉम्बिनेशन, सीरीज। तो पैरेलल में हमारा फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 1/Rn। कितने भी रेजिस्टेंस हो गए हमें ऐसे रेजिस्टेंस निकालना, कितने भी सर्किट होंगे ऐसे ही रेजिस्टेंस निकालना है। एक सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस हो गए ऐसे निकालेंगे। अब होता है हमारा सीरीज़ वाला बेसिकली रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक, बस सिंपल सा है सब। अब और रेजिस्टेंस है क्या, रेजिस्टेंस वही है कि, और पैरेलल, फिर क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जैसे कि यहाँ पर ये अटैच्ड है, यहाँ पर ये अटैच्ड। अब मिथ क्या है हम लोगों में, अभी 10th में है तो वो मिथ होगा, ये है कि रेजिस्टेंस हमारा पैरेलल में ऐसे अटैच होगा, ऐसे अटैच होगा तो वही पैरेलल है। आता तो इसी तरह क्वेश्चन है, बट एक चीज़ है कि रेजिस्टेंस अगर ऐसे है तो यहाँ पर हमें लगता है कि इसको जब वायर को बढ़ाएंगे तो ये हमारा पैरेलल हो जाएगा, सीरीज़ में हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये मिथ है, जब 12th में पहुँचोगे तो इलेक्ट्रिक करंट नाम का चैप्टर क्लियर करेगा। यहाँ पर मान लो अभी तो कह रहा कि वो तो अभी है, लेकिन अगर हम बैटरी या फिर कुछ लगा देंगे तो अभी भी लोग कहेंगे कि यहाँ पर पैरेलल नहीं है, इसे सीधा करेंगे सीरीज़ में हो जाएगा। अरे भाई ये कनेक्शन भी तो ख़त्म हो जाएगा ना, बस वही बात है। तो यही सब है। और इलेक्ट्रिक पावर क्या है, पावर है बेसिकली कि कितना इलेक्ट्रिक चार्ज कंज्यूम होता है पर यूनिट टाइम, वर्क डन अपॉन टी। और
वर्क पावर भी हमारा 3 फार्मूला है, वी आई आई स्क्वायर आर आई आर आर आई स्क्वायर और वी स्क्वायर बाई आर, बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। क्लियर। और हीट का वी आई टी आर आई स्क्वायर इंटू टी वी स्क्वायर टी अपॉन आर, यानी पावर होता है हीट अपॉन टाइम, ऐसा यानी वी आई टी अपॉन टी करेंगे, टी से टी खत्म, वी आई बचेगा। तो इस चैप्टर में इसे था, ऐसा ही था, कम समय में, या तो 30 मिनट भी नहीं हुआ, 15 मिनट अप्रॉक्स ख़त्म हो गया। यही सब चीज़ें मेन है। और ये बेसिकली एक यूनिट है, इलेक्ट्रिसिटी नाम से है, और एक है मैग्नेटिक फील्ड नाम से, मैग्नेटिक वाला चैप्टर। तो वो 2 चैप्टर हैं, इसमें साथ में हो सकते हैं, बट अलग अलग दिया है तो अलग अलग पढ़ते हैं। तो होप आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं है, बेसिकली सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने, और यहाँ पर डेफिनेशन आसान है। देखो, जब हम 9th में होते हैं तो 9th हार्ड लगती है, जब 10th में आते हैं तो 10th हार्ड लगती है, जब 11th में आते हैं तो 11th हार्ड लगती है, जब 12th में जाते हैं फिर, लेकिन 11th हार्ड लगती है 12th में भी। तो 12th में 11th और 12th हार्ड लगेगी 12th में। 11th में 10th कहोगे लास्ट में, 11th के लास्ट आते आते कि अभी तो आसान लग रहा, पेपर के समय 90% भी नहीं आए, ऐसे हम सोचते हैं। मतलब हम जिस क्लास में होते हैं उस क्लास का हमें नहीं समझ में आता बेसिकली। तो अभी मुझे आसान लग रहा है तो शायद आपको हार्ड लग रहा हो, तो बट आसान है। मुझे भी हार्ड लग रहा था जब मैं 10th में था, छोटे छोटे फार्मूला भी कम याद होते थे, बट अब याद होते हैं सब कुछ। मतलब अगर हम 9th में किसी 10th क्लास जो चल रही होगी हमारे स्कूल में, उसके सामने से गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है। 12th के सामने से हम भी जब गुजरे होंगे कहीं ना कहीं, जब 12th के 10th में या 9th में होते हैं, तो जब हम 12th के सामने से 12th क्लास के सामने से गुजरते हैं तो ऐसे एरिया अंडर द कर्व, मतलब इंटीग्रेशन इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ देखते थे बोर्ड पर, तो हमें भी लगता था बहुत आगे दिक्कत होती है, बट नहीं होती। 10th में भी आपको दिक्कत लगती होगी, मुझे भी लगती थी, बट नहीं लगती है बेसिकली। जब हम आप 11th में जाओगे आखिरी तक तो आपको भी नहीं लगेगा, कि आप सोचोगे इतना आसान था, नंबर नहीं आए, तो इसीलिए आसान है, तो पढ़ लो। आसान सा फार्मूला है, मुझे तो ऐसे याद है, अब याद हो गया, पहले मुझे भी दिक्कत होती थी, बेसिकली हम ये कहना चाहते हैं। तो जिस क्लास में हो गए वैसे दिक्कत आएगी, सो डोंट वरी, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू वेरी मच।